जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास से अरब आक्रमण से लेकर सल्तनत काल तक के 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो 60 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने प्रश्न आपको आते हैं, ये आपको नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इन 60 क्वेश्चन के माध्यम से मध्यकालीन जो भारत है ये हम कंप्लीट कर देंगे सल्तनत काल वाला। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की अलग क्लास आएगी, वहां पे 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर 100 नंबर का जो मुगल काल है उसका भी एक अलग टेस्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं सल्तनत काल से। देखिए 60 क्वेश्चन है, 40 प्लस अगर आपका स्कोर रहता है तो आपकी जो पढ़ाई है ये अच्छी मानी जाएगी। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहां पर देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए अनेक इतिहासकारों ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। तो आपको यह बताना है कि कौन सा इतिहासकार है और उसकी जो रचना है यह सही सुमेलित नहीं है। हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल माशिर। मिन्हाज ए सिराज की बात करें तो तबकात नासरी, शम्स सिराज अफीफ, तारीख फिरोसाही और जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो मुंतखाब ए तवारीख। देखिए पहला ही प्रश्न है और पहला ही प्रश्न अच्छे लेवल का है और इसका आंसर आपको देखना है। देखिए दोस्तों, पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ ही है, इसलिए 40 प्लस स्कोर यहां पर अच्छा माना जाएगा। तो आंसर दीजिए। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर जो डी है, जियाउद्दीन बर्नी। जी हाँ दोस्तों, मुंतखाब ए तारीख जो पुस्तक है वो बदायूनी की है और जो बर्नी की पुस्तकें हैं उसकी 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम है फतवा ए जहांदरी और दूसरी पुस्तक का जो नाम है वो है तारीख ए फिरोसाही। और साथ में यह भी याद करके चलना, जो ये अफीफ है ना, इसने भी पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोसाही। तो तारीख ए फिरोसाही 2 यहाँ पे इतिहासकार हो गए हैं, एक अफीफ हो गया है और एक बर्नी हो गया है। और बदायूनी की बात करते हैं तो मुंतखाब ए तवारीख हो गया है। अब जरा याद करना है आपको, कैसे याद करोगे? देखिए दोस्तों, ऐसे याद करना है, जो मिन्हाज से सराज है ना, सराज, ये सराज अभी कहां पढ़ रहा है? नर्सरी में पढ़ रहा है। कहां पे पढ़ रहा है? नर्सरी में पढ़ रहा है। तो मिन्हाज से सराज की बात करें तो तबकात ए नासरी, नसरी, तो ऐसे भी आप याद करोगे। हसन निजामी की बात करें तो हसन निजामी, यहां पर आप ध्यान रखना कि इसे ताज बनाने में क्या है, इसे ताज बनाने में महारत हासिल है। तो ताज बनाने में हासिल जो माहिर है वो कौन है? हसन निजामी। याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मुगलकालीन इतिहासकार और उनकी रचना सही सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। अबुल फजल अकबरनामा, निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अफकरी, बदायूनी की बात करते हैं तो मुंतखाब ए तवारीख और अब्दुल हमीद लाहौरी की बात करते हैं तो ताज उल माशिर। तो याद कीजिए दोस्तों, अभी आपने पीछे देखा था, पहले आंसर का आंसर दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का, और आप आंसर दोगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी अबुल हमीद लाहौरी की यह पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक जो है यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, पादशाह जो नामा है ये लिखी है लाहौरी ने। और यहीं पर अभी हमने पीछे देखा था ना, जो यहाँ पर हसन निजामी था, हसन निजामी ताज बनाने में माहिर था, तो ताज उल मासिर हसन निजामी की थी। और बदायूनी भी आपने देखा था, मुंतखाब ए तारीख इसकी पुस्तक थी। अबुल फजल अकबरनामा, निजामुद्दीन अहमद तबकात अकबरी, बदायूनी की बात करें तो मुंतखाब अल तारीख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजन कर लीजिए। यहां पर देखिए दोस्तों, अभी आपने याद किया है और अब आपको मेल करना है अपने मन में और याद कीजिए कि कौन सा यहां पर सही होने वाला है। सबसे पहले यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा। देखिए जो हसन निजामी है, अभी हमने देखा कि यह माहिर है ताज बनाने में, ताज बनाने में यह माहिर है। तो हसन निजामी माशिर, ताज उल माशिर, यहां पर यह बिल्कुल सही होगा। मिन्हाज सिराज, तो सिराज अभी नर्सरी में है, सिराज अभी कहां पर है? नर्सरी में है, तो तबकात ए नासरी इसकी रचना होगी। अब बाकी दोस्तों और आपको याद करके चलना है। बर्नी की बात करें तो बर्नी की 2 पुस्तकें थी, एक था फतवाए जहांगरी जो जहांदरी है, और इसके अलावा जो तारीख फिरोसाही है यह भी इसी ने लिखी थी। और हबीब की पुस्तक भी यहाँ पर यही थी, आपने देखा था। तो रिवाइज कर लीजिए अगर आप यहाँ पे करना है, और इसके माध्यम से आपको यहाँ पर याद करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो यहाँ पर मध्यकाल से हैं वो आपको डिस्कस करवा दी हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं। किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखी है, शाहनामा फिरदौसी जी ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर जो पहला सफल आक्रमण किया था, यह कब किया था? 700 ईस्वी में, 712 ईस्वी,
721 ईस्वी और 722 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर देखिए जरा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी, यानी 712 ईस्वी, ये बिल्कुल सही होगा। अब यहां पर आपको याद कराकर चलूंगा, ध्यान से पढ़ते जाइए दोस्तों मेरे साथ। देखिए 712 ईस्वी में कासिम के जो राजा दाहिर को इसने पराजित किया था, यानी जो देवल का राजा था, देवल बंदरगाह कराची वाला, वहां पर इसने आक्रमण किया था और उसे जीता था। इसके बाद इसका निरुन अभियान होता है बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध, फिर सहबन अभियान, फिर रावर अभियान। रावर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो राजा दाहिर था ना, इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहां पर ब्राह्मणाबाद का युद्ध होता है, जिसमें राजा दाहिर की जो पुत्री होती है परमला और सूर्य देवी, इसे बंदी बना लेता है, जिसकी एक अलग ही कहानी है। कासिम ने यहां पर एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, जो ये कासिम है इसने जजिया कर लगाया था, तो भारत में पहला जजिया कर इसने लगाया था कासिम ने। और यहां पर देखिए कि इस अरब आक्रमण का जो वर्णन मिलता है, ये चचनामा पुस्तक से हमें मिलता है। ये मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? मोहम्मद अली बिन अबूबकर ने करवाया था, जो नसीरुद्दीन कुबाचा के काल में था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पक्तगीन, इशहाक, शुबुक्तगीन और महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट आंसर आपको देखना है। तो राइट आंसर यहां पर दोस्त जो होने वाला है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पक्तगीन गजनवी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया है। अब जरा गजनवी वंश से यहां पर प्रश्न देखिए, संस्थापक इसका कौन है? अल्पक्तगीन है, जो यामनी वंश से संबंधित है। पूछा जा चुका है किस वंश से? यामनी वंश से। अब यहां पर देखिए, जो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, जो भारत में जिसने आक्रमण किया था, इसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने पहला यहां पर यह तुर्क आक्रमणकारी हुआ जिसने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो 998 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है और सुल्तान की उपाधि धारण करता है। यह पहला ऐसा शासक हुआ, पहला तुर्क शासक हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर यह है और यह बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो अच्छे प्रश्न है दोस्तों, पूरा यहां पर जो मध्यकाल है आपको याद करा कर चलेंगे, कंप्लीट डिस्कस करवा के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसके शासन काल में या किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 5 है टेस्ट का, मोहम्मद गौरी, इशहाक, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी। तो क्वेश्चन नंबर 5 और राइट आंसर आपको देखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी इसका सही आंसर है। और महमूद गजनवी के यहाँ पे प्रमुख दरबारी की बात करें, जो इसके काल में जो यहाँ पे इतिहासकार थे, तो देखिए एक नाम आता है अल बरूनी, दूसरा नाम है फिरदौसी और तीसरा जो नाम है वो है उत्वी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्वी की बात करें तो इसने जो पुस्तक लिखी है किताब उल यामिनी लिखी है, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है और अल बरूनी की बात करें तो इसने किताब उल हिंद लिखी है। ये तीनों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 6। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किस वर्ष किया था? इसका आंसर आपको देखना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था, यह कब किया था? ऑप्शन सभी आपके सामने हैं और राइट आंसर जो मिलेगा यह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी की बात करते हैं तो 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। पहला आक्रमण आप यहां पे देखोगे कि 1000 ईस्वी में हिंदू शाही सीमा पर जयपाल के विरुद्ध किया था। दूसरा युद्ध 1001 में ही किया था, वेहिन का युद्ध कहते हैं इसे, जयपाल के विरुद्ध किया था। 16वें युद्ध की बात करें तो 1025 में होता है, सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण करवाया था। और देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न बनता है कि जिस समय इसने यह आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को यहां पर इसने लूटा था, तो उस समय यहां पर जो राजा था वह कौन था? तो चालुक्य वंश का राजा था, भीमपाल प्रथम यहां पर राजा था। अब यहीं पर बात करें अंतिम आक्रमण तो 1027 में होता है, जाटो और खोखरो जाति के विरुद्ध होता है और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा है, भारतीय इतिहास में मूर्ति भंजक या बुद्ध किशन भी इसे कहते हैं के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश और बलबन। क्वेश्चन नंबर 7 है और आंसर आपको देखना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 7 का, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। यह इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करके चलिएगा कि महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत में मुद्रा लेख और दूसरी तरफ अरबी में मुद्रा लेख छपवाए थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 8 है,
नायिका देवी से मोहम्मद गोरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, जिसमें गोरी मोहम्मद जो गोरी है ये बुरी तरीके से पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन है आज के। नायिका देवी से मोहम्मद गोरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था जिसमें बुरी तरीके से पराजित हुआ था? 1175 ईस्वी में, 1180 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में, या फिर 1191 ईस्वी में? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 8। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 1178 ईस्वी इसका बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, गोरी का पहला आक्रमण होता है 1175 में मुल्तान के करामातियों के विरुद्ध, पहला आक्रमण हो गया है यहां पर। दूसरा आक्रमण देखिए ये होता है 1178 में, जो काफी प्रसिद्ध था, अनिल हाड़वाड़ा, जो अनिल वाड़ा है, पाटन है, इसका युद्ध यहां पर कहते हैं, गुजरात का युद्ध कहते हैं। भीम सेकंड यहां पर इस समय राजा हुआ करता था क्योंकि छोटा था, तो यहां पर इसकी माता जो नायिका देवी थी इसने युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और देखिए यहां पे पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मिलने वाला है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा ए, 1191 ईस्वी में होता है। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाए कि 1192 वाला, तो 1191 में पहला युद्ध, 1192 में दूसरा युद्ध गौरी व पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। ऐसा भी प्रश्न बन चुका है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? गौरी पृथ्वीराज प्रथम, गौरी पृथ्वीराज द्वितीय, गौरी पृथ्वीराज तृतीय, गौरी पृथ्वीराज चतुर्थ। तो ध्यान रखिएगा ये पृथ्वीराज तृतीय थे, ऐसा प्रश्न बन चुका है, ध्यान रखिएगा। तो गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। पहला युद्ध कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, पृथ्वीराज तृतीय जीतते हैं, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर आगे देखेंगे, लेकिन और फैक्ट देखिए, जो 1194 है ना, ये चंदावर का युद्ध होता है। यहां पर जो जयचंद है पहले यहां पे गौरी का साथ देता है और अगले साल यहां पे दो साल बाद, 2-3 साल बाद जयचंद यहां पर जयचंद के साथ इसका युद्ध होता है और यह हार जाता है। फिर 1175 सबसे पहले आपने देखा था मुल्तान में युद्ध होता है करामातियों के विरुद्ध, और फिर अभी आपने एक और देखा था दोस्तों जो 1178 में हुआ था, पाटन का युद्ध इसे कहते हैं, मूल राज या फिर भीम द्वितीय इसे कहते हैं, इसका युद्ध हुआ था और नायिका देवी ने ये युद्ध लड़ा था और मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद गोरी के साथ आने वाले प्रमुख सूफी संत कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए निजामुद्दीन औलिया ऑप्शन में है, शेख मोहम्मद हुसैनी, नसरुद्दीन महमूद और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 10 है और आंसर आपको देखना है, मोहम्मद गोरी के साथ आने वाले प्रमुख सूफी संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, शेख मोहम्मद हुसैनी, नसरुद्दीन अहमद या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको देखना है। पूरे 60 के 60 क्वेश्चन आपको आज अटेम्प्ट करने हैं, पूरे के पूरे आपको नंबर भी बताने हैं कि कितने आपके सही हुए हैं। देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ यहां पर भारत आया था। और यहीं पर कुछ प्रमुख दरगाह के पूछा जाए कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, इनकी दरबार कहां पर है, तो अजमेर में आपको इनकी दरगाह मिलती है। ठीक है, शेख यहां पर बुरहानुद्दीन की बात करें तो दौलताबाद में है, और निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो दिल्ली में है, और शेख मोहम्मद हुसैनी की बात करें तो गुलबर्ग में है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे दरगाह थी, इन्हें भी याद करके चलेगा। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, चिश्ती की बात करें तो अजमेर में है, शेख बुरहानुद्दीन की बात करें तो दौलताबाद में है, और शेख मोहम्मद हुसैनी की बात करें तो गुलबर्ग में है। याद भी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए शेख बुरहानुद्दीन गरीब, तो गरीब की बात करें तो अपोजिट क्या हो गया, दौलत हो गया है, तो दौलताबाद में इनकी वो आपको दरगाह मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 11वां, पूछा गया है सिक्कों पर माता लक्ष्मी की आकृति अंकित करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या फिर बलबन। क्वेश्चन नंबर 11 है और आंसर आपको देखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर, जी हां, ऑप्शन नंबर यहां पर ए मिलने वाला है, मोहम्मद गोरी। जो महमूद गजनवी था ना, इसका आपने अभी देखा, जो इसने मुद्रा चलाए थे ना, यहां पर तो एक तरफ इसने क्या लिखे थे, संस्कृत में लेख लिखवाया था, और दूसरी तरफ इसने अरबी भाषा में यहां पर लेख लिखाया था। तो महमूद गजनवी ये था और मोहम्मद गोरी आपने यहां पर ये देखा था। और मोहम्मद गोरी की बात करें तो संस बनी वंश से संबंधित था, इस फैक्ट को याद कीजिएगा। तो माता लक्ष्मी के यहाँ पर जो अंकित कराई थी, यहाँ पर जो मुद्राएं, वो किसने करवाई थी? मोहम्मद गोरी ने।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, दो क्वेश्चन एक साथ है, इसका आंसर देखिए। गोरी का वह गुलाम जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12, गोरी का वह गुलाम जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ऐबक, नसरुद्दीन कुबाचा, बख्तियार खिलजी और याल्दोज। क्वेश्चन नंबर 12 और आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो नाम था यह था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी यहां पे सही है। और ध्यान रखिएगा, जो यहां पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता है ना कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो जो यहां पे समुद्रगुप्त, जो यहां पे कुमार गुप्त था, जो गुप्त वंश का कुमार गुप्त प्रथम, इसने इसका निर्माण करवाया था। तो सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, तुर्कों के आक्रमण को शहरी और नगरीय क्रांति की संज्ञा किसने दी थी। मोहम्मद हबीब, लेनपुल, उत्बी या फिर फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 13 और आंसर आपको देखना है। तो राइट आंसर दोस्तों आपको मिलने वाला है यहां पर। तो देखिए दोस्तों, यह जो कहा था ना, ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हबीब ने कहा था। मोहम्मद हबीब ने बोला था जो तुर्की आक्रमणकारी आए हैं, यह क्या है, इन यहीं से शहरी विकास हुआ है, नगरीय क्रांति यहीं से शुरू हुई है भारत में। तो मोहम्मद हबीब ना ये कथन था, ध्यान रखिएगा। और फिर यहां पर रिवाइज कीजिए, अल-बरूनी की जो पुस्तक है वो किताबुल हिंद है, फिरदौसी की जो पुस्तक है वो शाहनामा है, और किताबुल यामनी जो पुस्तक है वो उतबी की पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है और पूछा गया है, गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ठीक है, आसान लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन, फिर भी आप बताइएगा गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। 1206 से 1260, 1206 से 1270, 1206 से 1280 और 1206 से 1290। तो क्वेश्चन नंबर 14 और राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का यहां पे था। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से लेकर 1210 तक ये गद्दी पर बैठा रहा। और इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि इसकी जो राजधानी थी ना, इसकी राजधानी का नाम क्या था, लाहौर था। देखिए राजधानी इसका लाहौर था। ऐसा पूछा जा चुका एग्जाम में कि कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, दिल्ली बनाई थी, अजमेर बनाई थी, लाहौर बनाई थी, कराची बनाई थी या कहीं और बनाई थी। तो लाहौर इसने अपनी राजधानी बसाई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम अजमेर की स्थापना किसने की थी। जो अजमेर में आपको ये मस्जिद मिलेगी कुव्वत उल इस्लाम, ये भारत की प्रथम मस्जिद थी। इसका निर्माण किसने करवाया था। इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गोरी ने या मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 15 है और आंसर आपको देखना है। देखिए दोस्तों, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जाना नहीं है। देखिए 15वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, तो यह करवाया था ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहां पर जो बी है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने करवाया था। एग्जाम पॉइंट देखिए दोस्तों, एग्जाम पॉइंट दोबारा से याद कीजिए। लाहौर इसकी राजधानी थी। राजधानी क्या थी इसकी, लाहौर थी। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि मलिक व सिपह सालार की उपाधि ही रखी थी। तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुब मीनार का इसने निर्माण कार्य शुरू किया था, और कुतुबुद्दीन बख्तियार कार्की के नाम पर यह कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने करवाया था। उपनाम देखिए, इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कुरान खां इसे नाम से जाना जाता है, पील बख्श के नाम से इसे जाना जाता है, और हातिम ताई जो मिन्हाज की पुस्तक है तबकात नासरी, वहां पर इसने बताया गया है। तो देखिए फिर से देखिए, मिन्हाज की बात करें तो मिन्हाज से सिराज है ना, तो सिराज क्या है, मिन्हाज क्या है, नर्सरी में पढ़ता है। तो तबकात नासरी इसकी पुस्तक थी। और 1210 में चौगान खेलते, यानी यूं कहे कि पोलो गेम खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 और पूछा गया है, इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो कड़ा है, पाटन है, बदायूं है और अजमेर आपके सामने ऑप्शन में है। 16 का राइट आंसर मिलने वाला है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, यहां पर मिलेगा ऑप्शन सी, यानी बदायूं का था। अब इल्तुतमिश से देखिए जरा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे ही कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अभी आपने ऐबक देखा था, इसकी जो राजधानी थी वो आपने देखा था लाहौर, तो इसकी राजधानी लाहौर थी। और जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो ये राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है। तराइन का तीसरा युद्ध याल्दोज के साथ होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मोहम्मद गोरी होता है ना, इसके 3 महत्वपूर्ण सेनापति होते हैं। एक इल्तुतमिश होता है, एक याल्दोज होता है और एक बख्तियार खिलजी होता है। अब यहाँ पर आपने जो बख्तियार जो खिलजी है ना वो होता है।
अब यहाँ पर क्या होता है कि अब जब संघर्ष चलता रहता है तो याल्दोज को भी ये हराता है पानी जो तराइन का तीसरा युद्ध होता है उस युद्ध में। तो तराइन का तीसरा युद्ध याल्दोज के बीच में होता है, जो मोहम्मद गोरी का ही समकक्ष था। उस समय वो सेनापति रहा करता था, किसके काल में? मोहम्मद गोरी का यहाँ पे गुलाम था, उसी के काल में। ठीक है, अब कुतुब मीनार की बात करते हैं तो इसका कार्य पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चंगेज खां किसके काल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ऐबक के काल में, इल्तुतमिश के काल में, या फिर बलबन के काल में? अच्छा क्वेश्चन है ये और इसका आंसर आपको देखना है। चंगेज खां किसके काल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में आया था? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है ये आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर, जी हाँ, इल्तुतमिश। ये बिल्कुल सही है। चंगेज खां की बात करें और इल्तुतमिश के काल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, चंगेज खां की मृत्यु होती है 1227 ईस्वी में। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था ये 1210 से लेकर 1236 तक रहता है। और चंगेज खां का एक दुश्मन था, ख्वारिज्म का राजकुमार मांगवर्नी नाम था इसका। इसने इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी जब यहाँ पर चंगेज खां इसे मारने का गया था, और इस सहायता को इल्तुतमिश ने ठुकरा दिया था, और जिस कारण चंगेज खां वापस लौट गया था। भारत पर इसने आक्रमण नहीं किया था, इसके काल में आक्रमण नहीं किया था। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है और पूछा गया है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गोरी ने और मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको क्या मिलने वाला है? तो चांदी का टका और तांबे का जीतल यह चलाए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, जी हाँ, ये इल्तुतमिश ने ही चलवाए थे। और इल्तुतमिश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेने वाला यह पहला शासक हुआ है 1229 में। देखिए दोस्तों, सुल्तान की उपाधि इसने ली थी, बगदाद के खलीफा से ली थी डायरेक्ट, और 1229 ईस्वी में ली थी। तुर्क ए चहलगानी नामक 40 तुर्क गुलामों का इसने एक संगठन बनाया था। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, यानी भूमि से संबंधित थी, यहाँ पर नगद भूमि दी जाती थी। और यहाँ पर बात करें 1234-35 में मालवा क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया था, और उज्जैन का जो शिव मंदिर है यहाँ पर इसे नष्ट कराने की कोशिश की थी और कराया था। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। 19 की बात करते हैं। नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा भारत में बना पहला मकबरा था, यह कहाँ है? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है, अजमेर, सुल्तानगढ़ी, लाहौर या फिर तराइन। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए दोस्तों, ये जो नसीरुद्दीन महमूद था ना, ये था इसका बेटा इल्तुतमिश का। अब क्या होता है कि किसी युद्ध में क्या होता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी याद में यहाँ पर जो ये है ना, इल्तुतमिश एक मकबरे का निर्माण करवाता है। भारत में ये पहला मकबरा था, और यह जो मकबरा बना था, ऑप्शन बी, जो सुल्तानगढ़ी है दिल्ली के आसपास, वहां पर इस मकबरे का निर्माण करवाया था। यहां पर देखना चाहोगे बंगाल के युद्ध में, यहां पर आपके थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे कि आप साफ भी देख पाए। बंगाल के युद्ध में मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र की याद में इल्तुतमिश द्वारा इस मकबरे का निर्माण करवाया जाता है। नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यानी दिल्ली के सुल्तानपुर के आसपास स्थित है, सुल्तानगढ़ी के आसपास स्थित है। इसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है, और सुल्तान इल्तुतमिश ने इस मकबरे का निर्माण मलकापुर में 1231 ईस्वी में कराया था। देखिए दोस्तों, आसपास ये क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली, वैसे आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में करवाया था, वर्तमान में दिल्ली में है। रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान कब बनती है, कब से कब तक रहती है? क्वेश्चन नंबर 20 है। रजिया जो सुल्तान है ना, दिल्ली की सुल्तान कब तक बनी रहती है? क्वेश्चन नंबर 20 है 1236 1240 तक, 35 से 40 तक, 36 से 42 तक, और 36 से 45 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 20 है रजिया सुल्तान 40 तक बनी रहती है, और ऑप्शन के अनुसार बात करें तो 1236 से लेकर 1240, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह था, शासन की बागडोर संभालने वाली यह भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? देखिए, दीवान अर्ज विभाग अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज तुगलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। 21वां क्वेश्चन है और आंसर आपको देखना है, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ना, ये है ऑप्शन नंबर, यहां पर जो है वो है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी बलबन है, ये बिल्कुल सही है। यहां पर इसके बारे में डिटेल से भी आपको डिस्कस करवाएंगे, किस शासक ने या के कार्यकाल में
नायब ए मुमलिकात या मुमलिकत जो पद है इसका सृजन क्या था? देखिए, नायब ए मुमलिकात यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। ये किसके काल में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने बलबन, बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला डीप लेवल का है और इसका आंसर आपको मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर यहां पर है बी, यहां पर सही है। बहराम शाह यहां पर सही है। देखिए, जब रजिया सुल्तान की मृत्यु होती है ना, तो रजिया सुल्तान की मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि यहां पे आप देखोगे कि कैथल के पास रजिया सुल्तान की मृत्यु होने के बाद, यानी उसके जो पति थे अल्तुतनिया, उसकी मृत्यु होने के बाद, हत्या होने के बाद बहराम शाह को सुल्तान बनाया जाता है। और इसी के काल में यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस पद का यहां पर नियुक्त किया जाता है, इस पद को बनाया जाता है। और इस पद में देखिए बहुत सारी शक्तियां दी जाती है। और बाद में यहां पर जब बहराम शाह आ गया, उसके बाद में नसीरुद्दीन महमूद आता है। तो नसीरुद्दीन महमूद क्या करता है, बलबन को इस पद पर निशोभित करता है, सुशोभित करता है, और बलबन इसका फायदा उठाकर बाद में इसकी हत्या भी कर देता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 23। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? देखो, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद और अल्तुतनिया, और यहीं पर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, और आंसर आपको चेक करना है। और आंसर जो आपको मिलने वाला है यह कौन सा मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन महमूद इसका बिल्कुल सही है। और नसीरुद्दीन महमूद को ही बलबन ने बाद में स्वर्ग भी पहुंचाया था। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद काफी इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि ये एक ऐसा शासक हुआ ना जो अपना जो खर्चा है ना ये स्वयं के कार्य से करता था। क्या करता था कि टोपी सिलता था, और टोपी सिलने के बाद उसे बाजार में बेचता था, और उससे जो आमदनी होती थी उसी से अपना जो जीवन निर्वाह है वो करता था। तो देखिए जरा यहाँ पे आप पढ़ना चाहोगे कि बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में सुल्तान मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। यह एक ऐसा सुल्तान हुआ जो टोपी सीकर अपनी जीविका निर्वहन करता था, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से करवाया। नसरुद्दीन महमूद इसका जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन कुरान को लिखकर बाजारों में बेचता था। देखिए, कुरान लिखता था, टोपी सिलता था, ये इसका काम था, जबकि ये राजा था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। देखिए, प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया और राजा को जिल्हे लाही यानी ईश्वर की छाया कहा था। क्वेश्चन नंबर 24 है बलबन, बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, या फिर बात करें अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर यहां पर 24 है और आंसर देखना है दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर होगा ए, बलबन। यह बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, बलबन से कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हैं, रिवाइज कर लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि बलबन गुलाम वंश का शासक था। 1266 से लेकर 86 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। तुर्क ए चहलगामी जो 40 जो यहाँ पे सरदारों को नियुक्त कराया था ना, जो इल्तुतमिश ने करवाया था, इसको इसने समाप्त करवाया था। दीवाने अर्ज नामक इसने विभाग बनवाया था। सिजदा व पाबोस प्रथा की इसने शुरुआत की थी, और जो पारसी त्योहार है नवरोज, इसकी भी इसने शुरुआत करवाई थी। लोहर रक्त की नीति इसने का अमल किया था, और अमीर खुसरो और अमीर हसन जो प्रमुख दरबारी थे इसी के थे। तो बलबन से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है दोस्तों, गुलाम वंश का शासक था ये, 1266 से लेकर 86 तक कार्यकाल था। पाबोस व सिजदा का प्रथा इसने चलवाई थी। नवरोज त्योहार इसने शुरू किया था। लोहर रक्त की नीति यह लाया था। अमीर खुसरो, अमीर हसन इसके दरबार में थे, और चहलगामी जो तुर्क के चहलगामी जो यहाँ पर है इसे समाप्त करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, बलबन के काल में दीवान ए बरीद विभाग होता था। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका आंसर आपको देखना है। जो दीवान ए बरीद यहां पर जो विभाग है ना, इसका मतलब क्या है? ये सेना विभाग है, वित्त विभाग है, या फिर गुप्तचर विभाग है? तो बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का, और सही आंसर आपको देखना है। तो देखिए, बलबन के काल में दीवान ए बरीद जो विभाग है ना, इसका मतलब क्या है आपको देखना है। और अगर आप ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं, गुप्तचर विभाग, तो यह बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वित्त विभाग था वो दीवाने बिजारत था। सेना विभाग आपको पूछा जाए तो इसका नाम था दीवाने अर्ज विभाग। तो दीवाने अर्ज सेना विभाग। वित्त विभाग की बात करते हैं तो दीवान ए बिजारत, और गुप्तचर विभाग की बात करते हैं तो दीवाने बरीद। क्वेश्चन नंबर 26 पर बात करते हैं कि प्रथम शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था,
यह भी अच्छा प्रश्न है। इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए रखे हैं और मध्यकालीन भारत का जो सल्तनत काल है यहाँ से आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको यहाँ पे करा रहे हैं। प्रथम शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी। 26 का आंसर है, आपको देखना है और आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, मुबारक खिलजी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था उसका नाम मुबारक खिलजी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 और पूछा गया है कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? महमूद शाह, केकुवाद, शमसुद्दीन क्यूमर्स और गयासुद्दीन तुगलक। यह भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और गुलाम वंश का यहाँ पर आपको अंतिम सुल्तान बताना है कौन है। महमूद शाह था, केकुवाद था, शमसुद्दीन क्यूमर्स था या फिर गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर था। तो राइट आंसर आपको क्या मिलने वाला है और आप खोजने वाले हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर, जी हाँ जो भी डी खोजे, जो भी सी स्टूडेंट चूज करेंगे वो सही होगा। शमसुद्दीन क्यूमर्स यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, खिलजी वंश का काल कब से कब तक था? अब देखिए अभी हमने क्या देखा था, ये गुलाम वंश देखा था ना, अब यहाँ पर चलते हैं खिलजी वंश पे। खिलजी वंश का काल कब से कब तक था ये आपको देखना है। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, आपको चूज करना है। 28वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए कब से कब तक था? 1290 से तो सबका शुरू है, तो लास्ट कब तक था? 1310, 1325, 1320 और 1340। क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, 1320 तक बिल्कुल सही है। 1290 से लेकर 1320 तक यहां पे था। अब देखिए जरा फैक्ट, जो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी था ये इसका संस्थापक था। मूल नाम इसका मलिक फिरोज था। हिंदुओं के विरुद्ध इसने उदार दृष्टिकोण अपनाया था और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कड़ा मणिकापुर में यहाँ पर इसकी हत्या कर देता है। कब होती है इसकी हत्या? 1296 में। और 1296 में हत्या होने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है वो गद्दी पर बैठता है। अब जरा यहाँ पर देखिए सिकंदर सानी की उपाधि किसने ली थी, जरा बताइए। सिकंदर सानी की उपाधि किसने ली थी? बलबंद, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 29 है और आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर आपको मिलने वाला है ना, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, जी हाँ ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर, मिलने वाला है डी, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर सही है। सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से जो प्रश्न है एग्जाम के लिए वो यहाँ पर देखिए। पहला तो इंपॉर्टेंट आपने देखा कि इसका काल था 1296 से लेकर 1416 तक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो यूकेपीएससी ने पूछा था कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक ये हुआ जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट, बचपन का नाम इसका अली गुस्ताफ था, अली या गुस्ताफ था इसका बचपन का नाम। स्थायी सेना की शुरुआत की थी, नगद वेतन इसने शुरुआत किए थे, है ना। सेना का हुलिया इसने प्रणाली शुरू की थी, सेना की पहचान करने के लिए हुलिया व्यवस्था की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा इसने शुरू की थी। बाजार नियंत्रण बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। 1301, 1303, 1307, 1308, 1311। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ ये आपको बताना है। 1301 से लेकर 1301 में, 1303 में, 1307-8 में या 1311 में। 30वां क्वेश्चन है और आंसर आपको चूज करना है। और मैं जानता हूं दोस्तों बहुत से स्टूडेंट जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे और ये उनका गलत होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और ध्यान रखिए दोस्तों इस पर फिल्म भी बन चुकी है। राणा रतन सिंह के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। रानी पद्मावती काफी प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपको मालूम होगा जो पद्मावत फिल्म भी बनी थी। और पद्मावत रचना की बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जो जायसी है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी जाती है। तो 30वां क्वेश्चन ये हो गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां पूछा गया है, खिलजी के सेनापति नुसरत खान द्वारा किस युद्ध में मलिक जो कफूर है इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। आपको बताना है गुजरात विजय, चित्तौड़ विजय, देवगिरी विजय या फिर वारंगल विजय। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको देखना है और इसका जो सही आंसर आपको मिलने वाला है ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात विजय यहाँ पे सही है। गुजरात विजय में इसे खरीदा था, विजय में इसे खरीदा था।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 है, मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। देखिए दोस्तों, मलिक कफूर ने जब इसे पराजित कर लिया था तो इसने भेंट कर लिया था कि इसके आक्रमण से बचने के लिए। कौन था ये? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, वीर बलाल तृतीय और वीर पांड्य। क्वेश्चन नंबर 32 है, मलिक कफूर ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यह भी, और सल्तनत काल आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, तो यह किया था ऑप्शन नंबर बी, प्रताप रुद्रदेव ने यह जो कोहिनूर हीरा है यह भेंट किया था। यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाए रामचंद्र देव का, तो मलिक काफूर ने 1307 में यहाँ पर आक्रमण किया था। यह देवगिरी का शासक था, वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव, जिससे कोहिनूर हीरा भेंट प्राप्त हुआ था। और वीर बल्लाल की बात करें तो द्वार समुद्र का यह राजा था, 1310 में आक्रमण किया था यहाँ पे। और वीर पांडे ये तमिलनाडु की ओर से था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 33वां है और पूछा गया है कि जो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण जो अधिकारी है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों 33वां क्वेश्चन है और आपको आंसर देखना है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, ये सही नहीं है। बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक होता है, मनहयान गुप्तचर होता था, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होता था, और सहना या मंडी वित्त प्रमुख होता था। क्वेश्चन नंबर 33 है और अच्छा प्रश्न है, तो पसीना आने वाला यह प्रश्न है और इसका आंसर आपको देखना है। तो इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, सहना या मंडी वित्त प्रमुख नहीं है। बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक, मनहयान गुप्तचर वहाँ पे, दीवान रियासत बाजार नियंत्रक के रूप में होता था, और यहीं पर सहना मंडी की बात करें दोस्तों तो ये बाजार अधीक्षक होता था, ध्यान रखिएगा। मापतोल का नजर रखने वाला अधिकारी मुहतशिब होता था, और राजस्व जो एकत्र करे वो मुस्तखराज होता था। तो राजस्व एकत्र करने वाला मुस्तखराज, सहनाए मंडी बाजार अधीक्षक, मनहयान गुप्तचर और बरीद मंडी बाजार निरीक्षक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 और पूछा गया है, घरी चरी और खराज टैक्स आदि किसने लगवाए थे? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन और अलाउद्दीन बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का। तो देखिए दोस्तों, घरी कर चरी कर आपने तो यहाँ पे भी पढ़ा होगा, जो गोरखा शासन है, और ये आपको बताना है कि ये किसने लगाए थे। ये पहले लगाए थे सबसे पहले यहाँ पर, तो यह जो लगाए थे ना, यह लगाया था ऑप्शन नंबर जो है बताइए, बलबन ने, जलालुद्दीन ने, अलाउद्दीन ने, मुबारक खिलजी ने। तो ऑप्शन डी यहां पर सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों यहां पर ये कर लगाए थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 35 है और पूछा गया है कि 1320 में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किसकी शासक की हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की गई है? किस शासक की हत्या कर यहां पर उसकी तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो किसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी? मुबारक खिलजी, खुसरो शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 35 है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलने वाला है ये, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहां पर बी मिलेगा। खुसरो शाह खिलजी की इसने हत्या की थी और तुगलक वंश की इसने यहां पर स्थापना की थी। तुगलक वंश की बात करते हैं तो 1320 से लेकर 1414 तक इसका काम होता है, कार्यकाल होता है। संस्थापक गाजी मलिक, जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं, इसका मूल नाम था, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है और पूछा गया है कि नहरों से सिंचाई एवं डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम शासक कौन था? देखिए, प्रथम शासक आपको पूछा गया है, सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो प्रश्न चेंज हो जाएगा और आंसर आपको देखना है 36वें का। तो नहरों सिंचाई से एवं डाक व्यवस्था, देखिए डाक व्यवस्था थोड़ा अलग आ गया है, लेकिन नहरों से सिंचाई व्यवस्था शुरू करने वाला जो पहला शासक होता है, सुल्तान होता है, इसका नाम होता है ऑप्शन नंबर जो बी है, गयासुद्दीन तुगलक। यह यहाँ पर सही है। और यहीं पर दोस्तों फिरोजशाह तुगलक की बात करते हैं तो इसने बहुत सारे यहाँ पर जो नहर निर्माण था इसका कार्य शुरू किया था। देखिए जरा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। इसके काल में मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया था, इसे परेशान कर दिया था 29 बार आक्रमण करके मंगोल आक्रमण ने। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के काल में आक्रमण किया था, और जो दूसरे मंगोल थे और भी रहे होंगे, राजा बने होंगे मंगोल शासक, तो उन्होंने 29 बार इसके काल में आक्रमण किया था और इसने हरा भी दिया था भाई साहब। फिर देखिए तुगलकाबाद का किला व मकबरा का निर्माण इसने करवाया है। और देखिए 1325 ईस्वी में, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए यहां पर 1325 ईस्वी में बंगाल से आते हुए जो गयासुद्दीन तुगलक था ना,
इसने दिल्ली में एक दूत भेजता है और दूत को भेजता है और बोलता है जो निजामुद्दीन औलिया है ना कि तुम क्या कर दो, दिल्ली छोड़ दो मेरे आने से पहले, नहीं तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मार दूंगा। तो ये बोलता है गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के जवाब में जो यहाँ पर जो निजामुद्दीन औलिया था वह क्या करता है, एक मैसेज भेजता है, बोलता है कि दिल्ली दूर है अभी, क्या बोलते हैं, हुनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब क्या है, दिल्ली अभी दूर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बीच में ही यहाँ पर कांड हो जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की हत्या हो जाती है। और हत्या कौन करता है, इसका ही बेटा करता है। और यहाँ पर एक लकड़ी के भवन में मोहम्मद तुगलक द्वारा इसकी हत्या करवा देता है, यानी प्लान बना देते हैं कि इसकी हत्या करवा देंगे और लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। 37वां क्वेश्चन है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की है। 37वां, दीवान ए कोही विभाग, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कोही विभाग की स्थापना किसने की है। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन या फिर अलाउद्दीन। तो राइट आंसर दोस्तों आपको मिलने वाला है, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने यह की है। और दीवान ए कोहनी आपको पूछा जाए ना तो यह एक कृषि विभाग है, कोही से कृषि विभाग। तो दीवान ए कोही कृषि विभाग है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां पूछा गया है, मोरक्को यात्री है दोस्तों इब्न बतूता, यह किस वर्ष भारत की यात्रा पे आया था, उसकी एग्जैक्ट तिथि आपको बतानी है। 1333 ईस्वी में, सारे ईस्वी में, ठीक है। अब यहां पर देखिए 1340 ईस्वी में, 1331 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर, तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर ए मिलेगा, 1333 ईस्वी बिल्कुल सही है। और यह ध्यान रखिएगा कि इसकी एक पुस्तक का नाम है रहला, और रहला पुस्तक किसने लिखी है, इब्न बतूता ने लिखी है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था और मोरक्को का ये यात्री था। क्वेश्चन नंबर 39, वह सुल्तान जिसके सैंत जन, जो यहाँ पे जैन संत थे, जिन प्रभाशूरी इसके साथ अच्छे संबंध थे। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा डीप लेवल का है। फिरोज, गयाउद्दीन, मोहम्मद बिन या फिर नसरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 39, तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर की बात करें तो सी मिलने वाला है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रिवाइज करा देते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक इसे कहा जाता है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद 1327 ईस्वी में यहाँ पे स्थानांतरित करता है और फिर दोबारा से दिल्ली से राजधानी वापस ला जाता है। यानी देखिए पहले दौलताबाद जाता है राजधानी चेंज करने के लिए और फिर राजधानी को वापस दिल्ली ला जाता है। तो ये पागलपन का कार्य यही करता है ना, पागल राजा था ये। सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन करवाया था, ये थोड़ा उसने सही सोचा लेकिन ये फेल हो जाता है। खुरासान अभियान के लिए सैनिकों के लिए 1 साल का एडवांस वेतन इसने दे दिया। भाई साहब एडवांस वेतन दे दिया लेकिन युद्ध कराया ही नहीं इसने, तो यह भी इसका फेलर था। दोआब क्षेत्र पर इसने ज़्यादा ही कर वृद्धि कर दी थी। अब यहाँ पर देखिए हिंदुओं के होली त्यौहार में भाग लेना वह पहला ये शासक हुआ था और इसके द्वारा इंसाए मेहरू पुस्तक भी लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 39 ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां पूछा गया है, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि लोगों को उससे मुक्ति मिली है और उससे लोगों को। अब देखिए भाई साहब ये जब मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो जाती है ना तो ये पागल सन की राजा था, उल्टे उल्टे काम इसने करवाए थे, तो जनता इससे परेशान हो गई थी और ये खुद जनता से परेशान था। तो इसके बारे में किसने कहा कि लोगों से उससे मुक्ति मिली है और उसको लोगों से, यह कथन किसका है। और साथ में इनकी रचना भी आपके सामने लिखी है, दिखेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है, रिवाइज भी हो जाएंगे आपको जो सबसे पहले पुस्तकें करवाई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी है, बंदायूनी। यहाँ पर लिखा है मुंतखाब ए त्वारिक इसकी पुस्तक है और यही कहता है कि लोगों को उससे और उससे लोगों को मुक्ति मिली है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखी है। बर्नी ने फतवा ए जहांगीरी और तारीख ए फिरोजशाही इसने पुस्तक लिखी है। और बंदायूनी की बात करें मुंतखाब ए त्वारिक इसने पुस्तक लिखी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा बंदायूनी ने कहा था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। फुतुहात ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक किसने लिखी है। तो फुतुहात ए फिरोजशाही, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो जो ये पुस्तक है ना ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। और किसकी आत्मकथा है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक की ही आत्मकथा है। अब फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा आपने देख ली है। बरनी की बात करें, याद कीजिए, फतवा ए जहांगीरी इसने लिखी है, तारीख ए फिरोजशाही इसने लिखी है। तो यहाँ पर तो ये आपने देख लिया है, तारीख ए फिरोजशाही आपने ये देख लिया है। और यहाँ पर देखिए कुछ और देखना चाहते हैं, बंदायूनी की बात करें हैं तो मुंतखाब ए तवारीख इसने लिखी है।
अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 42वां पूछा गया है कि फिरोज शाह द्वारा निर्मित उस विभाग का नाम जो पेंशन से संबंधित था। दारुल सफा, दीवाने बदगान, दीवाने इश्तियाक। तो ये विभाग जो है ना फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्माण किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो कौन सा विभाग पेंशन से संबंधित था? तो देखिए पेंशन से संबंधित जो यहाँ पर विभाग था ना, इसका नाम था ऑप्शन नंबर सी, यानी दीवान इस्तिहाक यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहीं पर आपको पूछा जाएगा कि दारुल सफा का मतलब किस विभाग से था? चिकित्सा से था। और दीवान बंदगान की बात करें तो दासों से यहाँ पर यह था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं? नंबर सी यानी फिरोज शाह, ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक है। और फिरोज शाह तुगलक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए कि 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला यह शासक हुआ है। सर्वाधिक गुलाम इसी के शासनकाल में थे। PWD जो लोक निर्माण विभाग होता है ना, इसका निर्माण भी सबसे पहले इसने करवाया है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक यही था। देखिए ये उलेमाओं से जो यहाँ पे जो मुस्लिम जो यहाँ पे जो इसके धार्मिक अधिकारी होते थे ना, मुस्लिम अधिकारी होते थे, इनसे ये क्या लेता था? परामर्श लेता रहता था। और उनके कहने पर इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। पहला ऐसा शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तकावी कृषिकरण इसने माफ किया था। और जगन्नाथ मंदिर भगवान जी का और नगरकोट के ज्वाला देवी का जो मंदिर है, इसे इसने नष्ट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वाधिक भ्रष्टाचार किस सुल्तान के काल में था? तो बताइए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो सर्वाधिक गुलाम थे ना, इसी के काल में थे। और इसी के काल में सर्वाधिक भ्रष्टाचार भी होता है। और इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक इसका सही है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर भी यही है। तैमूर लंका आक्रमण किसके काल में हुआ था? अबू बकर, मोहम्मद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर ये है तैमूर लंका आक्रमण। तैमूर लंका आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। और यहाँ पर दोस्तों जो इस समय राजा होता है, इसका नाम होता है नसीरुद्दीन महमूद शाह। और 1398 ईस्वी में ये आक्रमण होता है तैमूर लंका। रैयत ए आला उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 46, रैयत ए आला उपाधि धारण की थी अबू बकर, मुबारक शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह या फिर खिजर खां? क्वेश्चन नंबर 46। तो राइट आंसर आपको मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है, खिजर खां यहाँ पर सही है। सैयद वंश का यह संस्थापक था खिजर खां। और सैयद वंश का जो कार्यकाल था ये 1414 से लेकर 51 तक यहाँ पे आपको यह कार्यकाल इसका मिलने वाला है। और खिजर खां का 1414 से लेकर 1451 तक। 47वां क्वेश्चन है और पूछा गया है यहाँ पे, याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में रहा करता था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, महमूद शाह, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और मुबारक शाह? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो आंसर आपको देखना है। तो देखिए इसका आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 47 का। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा, मुबारक शाह इसका सही है। तारीख ए मुबारक शाही इसकी रचना भी है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है। इनकी रचना है तारीख ए मुबारक शाही। ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। और ये मुबारक शाह के दरबार में थे, तभी तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। लोधी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? देखिए सभी वंश के कार्यकाल आपने देख लिए हैं। अब लास्ट वंश है लोधी वंश का, इसका कार्यकाल देखिए। तो देखिए इसका कार्यकाल आपको मिलने वाला है 1451 से 1441 से 1451 से। बताइए कब से कब तक है? ए बी सी डी। तो 48 का आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है, यानी 1451 से लेकर 1526 तक होता है। और ध्यान रखिएगा संस्थापक इसका बहलोल लोदी होता है। और बहलोल लोदी की बात करें तो भारत में अफगान राज्य की स्थापना इसी के काल की थी। लोदी क्या थे? ये अफगानी थे। अब देखिए अपने सरदारों के समान में ये स्वयं में दरबार में खड़ा हो जाता था। मतलब जो इसके दरबारी थे ना, इसके साथ इसके घनिष्ठ मित्र थे, घनिष्ठ संबंध थे, इनकी ये इज्जत करता था। एक राजा ऐसा हुआ। और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक राज करने वाला शासक भी यही हुआ था। अब देखिए शासक यही होगा ना, जो बहलोल लोदी है, जो इसके सरदार है, जो इसके दरबार में सरदार है, उसको खुश करता है। तो उन्हें जब ये खुश रखता है तो जो उसके जो वफादार सैनिक है, ये भी उससे खुश रहते हैं। तो सर्वाधिक लंबे समय तक भी काल में जो राज करता है बहलोल लोदी करता है। इस फैक्ट को याद कीजिएगा। निजाम खां मूल नाम किसका था? आपको बताना है। निजाम खां, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद शाह या फिर बहलोल लोदी? निजाम खां किसका मूल नाम था? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन नंबर जो ए है, सिकंदर लोदी का ये था। ये बड़ा ही हरामी टाइप का ये राजा हुआ था। इसने बहुत गलत काम किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है जो एग्जाम की दृष्टि से आपको देखना है। देखिए
1489 से लेकर 1517 तक इसका कार्यकाल था। 1504 में आगरा शहर की इसने स्थापना करता है। गुलरुखी नाम से फारसी में कविता लिखा करता था। गज ए सिकंदरी नामक इसने भूमि मापन के लिए पैमाने का निर्माण करवाया था। और देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा शासक हुआ ना कि जो यहाँ पर हमारा जो ज्वालाजी मंदिर है, यहाँ पर जहाँ ज्वालाजी मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर इसने मूर्ति तोड़ी थी और मूर्ति तोड़कर इसे कसाईयों को दिया था एक बाट के रूप में, वो जो यहाँ पे जो तोलने के रूप में। तो ये बड़ा ही वैसा था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। महिलाओं को संत की मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था, किस शासक ने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देना है आपको, और आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए ही है, सिकंदर लोदी ही है। महिलाओं पर भी इसने प्रतिबंध लगाया था कि ये संत में जो मजार होते हैं ना, मजार या पीर जो दरगाह वगैरह होती थी, यहाँ पर ये नहीं जा सकती है। तो सिकंदर लोदी ही इसका सही आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इब्राहिम लोदी से संबंधित ये युद्ध था ना, तो लोदी वंश का अंतिम प्रश्न ये था और आपको आंसर देखना है। 21 अप्रैल 1535, 21 अप्रैल 1526, 21 मार्च 1526 और 21 अप्रैल 1521 पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ पर देखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध हम मुगल काल में देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी मिलेगा, 21 अप्रैल 1526 यहाँ पे सही है। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में यह युद्ध होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इब्राहिम लोदी यहाँ पर देखिए, एकमात्र यहाँ पर ऐसा शासक हुआ, यहाँ पर ये देखोगे ना सल्तनत काल का ये वाला लोदी वंश का, कि जिसकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? युद्ध क्षेत्र में हुई है। तो यही था इब्राहिम लोदी। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी हैं और आपको यह बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आरिज ए मुमलिक सेना विभाग का प्रमुख, बरीद ए मुमलिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, सद्र ए शुदूर सेना प्रमुख, और अमीर ए आखुर की बात करें तो अश्वशाला, ठीक है, अश्वशाला आपको बताना है, अश्वशाला यहाँ पे बताना है। तो बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी है और आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आंसर देखना है। तो देखिए दोस्तों, जो सद्र सुदूर है ये गलत है। सद्र सुदूर की बात करते हैं तो ये धार्मिक विभाग का प्रमुख हुआ करता था। आरिज मुमलिक सेना विभाग का प्रधान था। मुमलिक देखिए, अर्ज क्या था? सेना से संबंधित था, तो अर्ज मुमलिक होगा सेना विभाग का प्रमुख। बरीद मुमलिक तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख। और अमीर आखुर यानी घोड़ा, देखिए आखुर घोड़ा होता है ना, घोड़े के जो पैर होते हैं खुर टाइप के, तो आखुर से ध्यान रखना कि अश्वशाला का प्रमुख था। और सद्र सुदूर की बात करें तो धार्मिक विभाग का प्रमुख था। क्वेश्चन नंबर 53, मेवाड़ शासक राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस वर्ष खतौली के युद्ध में हराया था? तो देखिए दोस्तों, आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 53 का, और आंसर आप देंगे तो ये होता है 1500, 1600 या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, 1518 में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में राणा सांगा इसे हरा देता है इब्राहिम लोदी को। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए श्री किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, मंगोल आक्रमण से हमने 2-3 क्वेश्चन देखे थे। सबसे पहला तो देखा था कि इल्तुतमिश के काल में चंगेज का आक्रमण हुआ था, है ना। फिर गयासुद्दीन तुगलक के काल में 29 बार आक्रमण हुए थे। अब यहाँ पर देखना है कि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए श्री किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन 55 है कि सल्तनत काल में हर्ब ए सर्ब क्या था? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ना, सल्तनत काल में जो हर्ब ए सर्ब था, ये सर्ब ए हर्ब था, यह क्या था? एक प्रकार का सिंचाई कर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो सर्ब ए हर्ब या हर्ब ए सर्ब की बात करें तो एक प्रकार का सिंचाई कर था। और मजलिस ए खलवत क्या था? आपको ध्यान होगा शायद कि जो मजलिस है किसी देश की संसद का नाम है। क्या है? संसद का नाम है। किस देश की संसद का नाम है? जरा बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में किस देश की संसद का नाम है। तो मजलिस का नाम आप समझ चुके होंगे कि ये संसद का नाम था। तो यह क्या होगा? एक प्रकार की मंत्री परिषद थी उस समय, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मजलिस की बात करें तो ये ईरान की संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पूछा गया है कि खराज सुमेलित नहीं, आपको देखना है। खराज क्या है? एक गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला एक भूमि टैक्स था। उस्र की बात करते हैं, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात की बात करते हैं तो मुसलमानों से लिया जाने वाला सिंचाई कर था। और जजिया कर की बात करें तो हिंदुओं से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। कौन सा सही नहीं है 57वें का? तो देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा था ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सिंचाई कर था ना, तो हर्ब ए सर्ब आपने पीछे देखा था, तो यही नहीं है। जकात भी एक धार्मिक कर होता था जो मुसलमानों से लिया जाता था।
बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाज़ायान उल फुतूर रचना किसकी है? देखिए खाज़ायान जो फुतू है, उल फुतू, ये रचना है बरनी, बदायूनी, अमीर खुसरो या फिर मिन्हास। तो देखिए मिन्हास को आपको ध्यान होगा, मिन्हास नर्सरी में पढ़ता है, तो नासरी उसकी रचना थी, है ना। तो बताइए जरा यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो खजाइन उल फुतू जो रचना है अमीर खुसरो की है। और अमीर खुसरो की बात करें तो नूर सिपहर, तारीख ए अलाही, देवल रानी, तुगलकनामा, ये इसकी रचना है। निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य था। और निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो इसकी जो इनकी दरगाह है ये कहाँ पर आपको मिलेगी? ये निजामुद्दीन औलिया जी की जो दरगाह है वो आपको कहाँ पे मिलने वाली है? ये दिल्ली में आपको मिलने वाली है। और चिश्ती जी की बात करें तो अजमेर में आपको मिलने वाली है। 59 की बात करें हैं कि किस शासक ने इक्तेदारों को वंशानुगत बना दिया था? तो वंशानुगत किसने बनाया था? तो देखिए दोस्तों, इक्तादारी जो व्यवस्था है ये किसने शुरू की थी, जरा बताइएगा। आपने देखा होगा। और उसके बाद कुछ समय तक ये प्रथा रहती है और इस प्रथा को वंशानुगत जो कर देता है वह करता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है डी, फिरोज शाह तुगलक। यह यहाँ पर सही है। देखिए इस प्रथा को इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया जाता है। इसके अंतर्गत जो सैनिक होते हैं, जो राज्य अधिकारी होते थे, उन्हें वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। 2 इक्ताएँ होती थी, बड़ी इक्ता, छोटी इक्ता। और जो फिरोज शाह तुगलक आता है ना बाद में, इसने इक्तादारों का जो पद है ये वंशानुगत कर दिया था, परंपरागत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 60 है और पूछा है कि सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर आपको देखना है और आप देखने वाले हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, या देखिए दिल्ली। देखिए कितना बड़ा नाम है दिल्ली। तो जरा पढ़िए इसका उच्चारण कैसे करेंगे, दिल्ली। तो 60 की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए ही सही है, दिल्ली इसका सही है और यह सही है। अब जरा यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये जो सिकंदर लोदी है ना, इसका मकबरा है द्विगुंबद का प्रयोग। तो द्विगुंबद वाला ये पहला मकबरा था, दिल्ली में बनाया गया है, सिकंदर लोदी का था। सिकंदर लोदी के मकबरे की बात करें तो दिल्ली में आपने देख लिया है। शेरशाह सूरी सासाराम में है, हुमायूं का दिल्ली में है, इत्मादुल्लाह का आगरा में है, फिरोज शाह तुगलक आपको पूछा जाए तो ये दिल्ली में है। और खान आई जहां तेलंगानी, इसका मकबरा दिल्ली में है। और यहीं पर आप देखोगे फिरोज शाह का ये क्या था, प्रधानमंत्री था। तो देखिए दोस्तों बस यहाँ पर इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 60 ये कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारा जो यहाँ पर जो सल्तनत काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आई थिंक जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको डिस्कस करवा दिए हैं। शायद ही कोई आपका बाहर यहाँ पे छूटने वाला है जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों आपको कंप्लीट हो गया है। 60 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आपको अपना आंसर बताना है कि आपके टोटल यहाँ पे कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और साथ में यह भी बताइएगा कि देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हो गया है। और हाँ, एक चीज़ और भी बता देता हूँ, इस क्लास की जो PDF होगी आज रात 9 PM से लेकर रात को 12 PM तक, यानी जो हम बात करें 12 रात के 12 बजे तक, इस समय तक आप यहाँ से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी PDF यहाँ से हट जाएगी। और बाकी अगर कोई और लेना चाहता है, बाद में देखता है, तो देखिए दोस्तों हमारा जो क्रैश कोर्स है 75 रुपये आप पे कर सकते हैं। इसमें यही नहीं, आपको बहुत सारी डाटा मिल जाता है। हमारी सभी क्लासेस पुरानी जो PDF है आपको मिल जाती है। 600 का सेट उत्तराखंड GK का हो चुका है। टोटल MCQs PDF, क्वेश्चन PDF दोनों आपको मिलेगी, व्याख्या वाली और क्वेश्चन वाली भी। अजय रावत बुक कंप्लीट, यशवंत कटोच कंप्लीट, हिंदी साहित्यकार कंप्लीट और GS GK भी काफ़ी पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं, वह भी आपको मिल जाएगी। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है और जनवरी 2023 तक आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड। और अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है तो 7579417916 इस नंबर पर आप फ़ोन कर या मैसेज कर हमें व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।